गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं बीडी आप सभी का स्वागत करता हूं करियर एंड कंपटीशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों, सीआई एंड एसआई, और यहाँ पे जो कंप्लीट कोर्स मैं दे रहा हूँ सीडीएस के लिए, सीडीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। जो बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो 100% मैं श्योर हूँ कि उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, दैट मीन्स प्रॉफिटेबल होगा। और जो बच्चे सीडीएस के अलावा सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या अदर्स कंपटीशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल चैप्टर्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सीआई एंड एसआई से कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हो, हमेशा आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन रहा यहाँ पे, आज थर्ड क्लास हो रही है, तो थर्ड क्लास में 30th क्वेश्चन आपको मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, एन ऑटोमोबाइल फाइनेंसर क्लेम्स टू बी lending money at simple interest, but he includes the interest every 6 months. For calculating the principal, if he is charging an interest at the rate of 10%, the effective rate interest becomes। तो दोस्तों यहाँ पे क्लेम केवल किया गया है कि वह 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज लेगा, सिंपल इंटरेस्ट लेगा, बट ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि वह हर 6 मंथ के बाद जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको ऐड कर दे रहा है अपने प्रिंसिपल अमाउंट में। तो अगर यहाँ पे आप सपोज कर लेते हैं कि आपका प्रिंसिपल जो है ओनली 100 रुपीज है, कितना है? ओनली 100 रुपीज है। प्रिंसिपल आपको ओनली 100 रुपीज है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है 10%। क्या दिया गया? 10%। और आप यहाँ पे अगर 6 मंथ का ही आपको पूरा 1 ईयर टाइम जो है 1 ईयर का है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है? 6 मंथ का ही इंटरेस्ट लेना है, केवल 6 मंथ का ही आपको इंटरेस्ट लेना है। तो यहाँ पे एस आई 6 मंथ का जो एस आई बनेगा, एस आई फॉर 6 मंथ, हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? पी पी मीन्स 100 इंटू आर 10 इंटू टाइम 6/12। क्या होगा? 6/12 होगा। और इनटू में 100 भी, सॉरी, इनटू में तो यहाँ पे 100 भी आ जाएगा और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ पे आपको 6 2 जो है 12 होता है, 2 5 जो 10 होता है। दैट मीन्स आपको 5 रुपीज इंटरेस्ट मिला। 6 महीने में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 5 रुपीज मिल जाएगा। बट इसके बाद क्या होना है? आफ्टर 6 मंथ प्रिंसिपल, आफ्टर 6 मंथ और प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो आपको होगा वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल जो आपको बन जाएगा वो आपको 100 प्लस 5, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट 6 ईयर में जो एसआई बनेगा, नेक्स्ट 6 मंथ में जो एसआई बनना है, वो दोस्तों आपको बनना है एसआई प्लस, फिर प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया? 105 हो गया इंटू 10% ही इंटरेस्ट है। अब इनटू में हम क्या करेंगे? 6 मंथ अगला हो गया, बट यहाँ में अपान भी होता है और मंथ में हमें चीजें नहीं रखना होता, तो 6 को हमने 12 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देख रहे हैं आपको 6 2 जा 12 हो गया और 10 10 जा 100 होता है। अब यहाँ पे आपको आ गया आंसर 100/20, इससे डिवाइड करना है दोस्तों। अब जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा, देखिए 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने ये हटकर यहाँ से पॉइंट में आ जाएगा 10.25, दैट मीन्स 5.25 आपका आंसर आ जाएगा। अभी अगले 6 महीने का ब्याज हो गया, लेकिन जो हमारा अमाउंट है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर हमें जो निकल के आ रहा है अमाउंट, अब यहाँ पे अमाउंट जो हो गया ये क्या बन गया हमारे पास? 105 प्लस 5.25। अब टोटल अमाउंट हमारे पास हो गया 110.25 हो गया। बट हमारे पास प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल हमारा क्या था? ओनली हमारे पास प्रिंसिपल 100 रुपीज लिया गया था और यहाँ से जो हमारा एसआई बन रहा पूरे 1 ईयर का, अब कितना हो जाएगा? 110.25 माइनस 100 हो जाएगा, क्योंकि हम प्रिंसिपल क्या लिए थे? प्रिंसिपल हमारा 100 ही था। तो अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा 10.25 और ये रेट
इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो आपको ऑप्शन ए राइट मिल रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से पूरा डिटेलिंग हमने किया है, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिटेल मेथड से नहीं करना होता है एग्जामिनेशन में। आपको सिंपली क्या करना होता है, जब यहाँ पे बोल दिया गया है at lending simple interest, but he includes the interest every 6 months for calculating the principal। ये आपको दिया गया है, प्रिंसिपल को कैलकुलेट करने में ऐसा करता है। तो अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा सीधे इसका आंसर। आपको एग्जामिनेशन में कैसे करना है ये आप देखें। एग्जामिनेशन में जो करना होता है आपको, सीधे आपको देखिए रेट जो है वो 10% है और ये पर एनम है। क्या दिया गया है? पर एनम। ये आपके पास लिखा गया है पर एनम है, तो इसको 6 मंथ्स में ही डिवाइड कर लेना, 6 मंथ। तो प्रत्येक 6 मंथ पे आपको यूं ऐसा दिया जाएगा, ये भी 6 मंथ पे है, 6 मंथ पे ही हो रहा है, तो आपको इसका हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स 5%। क्या हो गया? 5%। और ये भी बोला गया 5% जो है आपको हर 6 महीने के बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। वो कैसे निकलता है? अब आपको ये सपोज करना है एक ही नंबर 2 बार लगातार 5% बढ़ा दी गई है, तो वह नंबर कुल कितने परसेंट बढ़ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ से ऐसा है, ये क्वेश्चन आपको CISI बोला गया है, बट CISI नहीं है। सिंपली आपको ये सोचना है, यह क्वेश्चन में ये बोला गया है किसी भी नंबर को लगातार 2 बार 5% बढ़ा दिया गया है, तो उसका इफेक्टिव कितना वो बढ़ जाएगा। दैट मीन सिंगल इंक्रीमेंट कितना होगा, वो वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कंबाइंड इफेक्ट इसका, तो क्या हो जाएगा 5 + 5 + 5 का 5%, 5% ऑफ 5। तो इस तरह से आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको 10.25 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में इस मेथड से करेंगे, न कि लॉन्ग मेथड से करेंगे। सीधे इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और आपका आंसर सेम आएगा और करेक्ट आएगा। तो इस मेथड को आप अप्लाई कीजिए और आसानी के साथ आपको आंसर मिल गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 31 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 31, a sum of 10,000 is deposited for 1 year at the rate of simple interest 10% compounded half yearly. What will be the interest at the end of money? End of 1 year, end of 1 year, end of money नहीं है, end of 1 year। तो यहाँ पे भी कंपाउंडेड क्या दिया गया? हाफ ईयरली दिया गया है। दैट मीन्स 6 महीने के बाद ब्याज यहाँ पे भी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा। तो हमें सिंपली, ठीक है, व्हाट विल बी इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ मनी, 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो आपको निकालना है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे ये आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल जो है हमारे पास ओनली कितना है, 10,000 है। कितना दिया गया है? 10,000 दिया गया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास है 10% है, और जो हमारे पास टाइम है वह 1 ईयर है। बट इस केस में क्या है, इफेक्टिव दैट मीन्स एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, 6 महीने पे ही अप्लाई हो रहा है, तो इसका हाफ 6 महीने पे करेंगे तो इसका हाफ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5%। बट यहाँ पे जो टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम यहाँ पे मैं एल लिखूंगा, कितनी बार ये कंपाउंड होगा, दैट मीन्स ईयर जो आपको दिया गया 1 ईयर, 1 साल में 2 बार 6 मंथ बनेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जब रेट यहाँ पे हाफ किए हैं, हाफ ईयरली किए हैं, तो यहाँ पे टाइम इसका डबल हो जाएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ कंपाउंड जो होता है वो डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखिए फॉर्मूले के थ्रू भी जाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अब 5% के रेट से 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा। हम लोग जानते हैं इसका क्या, ये अपने आप में हमेशा 100% है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो इसका 1% कितना हो जाएगा, 10,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको 100 मिलता है, कि नाम मिलेगा 100, इसको 100 से डिवाइड करोगे, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 100 बचा। तो 6 महीने में, पहले 6 महीने में तो आपको 100 गुणे 5, 500 रुपये मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 500 रुपये मिलेगा। अगला जो 6 महीना होगा
500 तो आएगा ही आएगा इससे प्रिंसिपल से, लेकिन इस इंटरेस्ट पे भी आपको 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इसका 5% निकालेंगे तो 100 से ये 5 डिवाइड हो जाएगा, 5 इंटू 5 क्या बच जाएगा, 25 प्लस 25 प्लस 25 हो गया। दैट मीन्स इस दोनों वैल्यू को आपको ऐड कर लेना है, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लेना है। तो ये पहले 6 महीने का इंटरेस्ट है, ये अगले 6 महीने का इंटरेस्ट होगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा पूरे साल भर का इंटरेस्ट आ गया। तो जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, 1025 ये आंसर निकल के आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी वाला ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन क्या है, राइट है। तो आपने देखा कितने आसानी के साथ हो रहा है, ये सब तो आपको समझाने में समय लगता है, बट मेंटली कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखना है आपको क्या मिला हमें। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हाफ कर देंगे, 10 का हाफ 5 हो गया, और 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे, 6 महीने का, दैट मीन्स 5% इसका निकालना है। क्या निकालना है, 5%। 10,000 का 5% कितना बन जाएगा, 500 बन जाएगा। अगले महीने में जो अगले 6 महीने में जो बनना ब्याज 500, तो यहाँ से प्रिंसिपल से आएगा, लेकिन जो ये 25 आ रहा है वो क्या आ रहा है, पहले 6 महीने का जो ब्याज है उस पर 5% का ब्याज 25 रुपए बनता है। तो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास हो गया 500 प्लस 500 प्लस 25, टोटल अमाउंट आपको 1025 आ गया, और हमारा बी ऑप्शन राइट है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपके सामने, अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अगला आपके सामने रहा। If a sum of money at a certain rate of simple interest per year doubles in 5 years, and at the different rate of simple interest per year becomes the 3 times in 12 years, then the difference in the two rate of simple interest per year। तो क्वेश्चन तो बड़ा सीधा सा दिया गया है। देखो यहाँ पे पहले कंडीशन में दिया गया डबल, क्या दिया गया, डबल, और कितने साल में होगा, 5 इयर्स में होगा। और यहाँ पे जो दिया गया है दोबारा वो है 3 टाइम्स, क्या दिया गया, 3 टाइम्स, और 12 ईयर में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जब डबल हो रहा है, डबल के केस में आप समझेंगे क्या होगा। डबल के केस में दैट मीन्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट आपको क्या मिलेगा, 100%। कितना मिलेगा, 100%। कितना मिलेगा, डबल हो गया तो वहां पे इंटरेस्ट क्या मिला है, 100% इंटरेस्ट आपको आया है। तो ये इंटरेस्ट की बात किया हूँ, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की बात किया हूँ, तो 100% हो गया। लेकिन ये कितने सालों में हुआ, आप बोलेंगे 5 ईयर में हुआ। कितने ईयर में हुआ, 5 ईयर में दिया गया है। तो 1 ईयर में आपको कितना निकालना, 1 ईयर में क्या हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 20% हो गया। जो 1 ईयर में इंटरेस्ट मिलता है उसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। दैट मीन्स पहले वाले अमाउंट में, जो पहली स्कीम में था, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है। अब सेकंड वाले पे, तो फर्स्ट का था, सेकंड पे हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे। ट्रिपल है, क्या दिया गया है आपको, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स दिया गया है, 3 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ आपको जो इंटरेस्ट मिला है 3 टाइम्स है, तो 3 गुना हो गया, दैट मीन्स 2 गुना उसको इंटरेस्ट मिला है। 2 गुना की मीनिंग होती है 200% आपको इंटरेस्ट मिला है। कितना मिला है, 200%। बट कितने ईयर में मिला है, 12 ईयर में मिला है। आपको कितने ईयर में चाहिए, 1 ईयर में चाहिए। तो इसको 12 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर निकलेगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200/12। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जो हो गया, और यहाँ पे 50 हो जाएगा, दैट मीन्स 50/3 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे आपका आंसर 60 होल 2/3% आ जाएगा। तो इस केस में जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला R2 है, और यहाँ पे मैं R1 कह देता हूँ। तो दोनों केस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, दैट मीन्स दर आपने निकाल लिया है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस पूछा गया है, दैट मीन्स आपको R1 माइनस R2 पूछा गया है। तो 20% माइनस 16 होल 2/3%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 3 होल 1/3% आ जाएगा, और ये आंसर आपको आ चुका है। एक और, अब यहाँ पे आपने सॉल्व कर लिया, इस तरह से हम सॉल्विंग कर लेंगे और हमारा आंसर क्या आ गया, सी पार्ट हमारा राइट है। सीधे ऐसे ही सॉल्व करेंगे और हमेशा आपका आंसर सही होगा। और इस सारे कैलकुलेशन को आप एक लाइन में समेट सकते हैं, एक लाइन में समेट सकते हैं। अगर ये चीज आपको पहले से पता है तो हमें इसका आंसर केवल ये लिखना था कि 100/5% माइनस 200/12%, और इसको सॉल्व कर देना था।
ये हम जानते हैं 20 आएगा और यहाँ से भी हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको 16 2/3 और इसको सॉल्व करने के बाद 3 होल 1/3% आ जाएगा और इस तरीके से आप सी ऑप्शन कर सकते थे। तो ये कैलकुलेशन आपका था 2 सेकंड का कैलकुलेशन था और यहाँ पे आपको समझाने के लिए समय लगता है। तो आप इस तरह का कैलकुलेशन करेंगे, हमेशा आपका आंसर राइट होगा। तो दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको निकालने आ चुका है और हम इस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया गया है दोस्तों? इसको हम लोग एक बार स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्विंग करेंगे। अ सम ऑफ रुपीज 8400 was taken as a loan. This is to be paid in two equal installments if the rate of interest is at 10% per annum, compounded annually. Then the value of each installment is. इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, क्या करना है ये देखिए। आप अगर मान लेते हैं कि आपका इंस्टॉलमेंट आपका सिंगल इंस्टॉलमेंट जो है वो एक्स है, तो आपका वैल्यू क्या होगा? अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी 1 साल के बाद आपको ये पे करना है। तो 8400 हमारे पास है, ये 1 साल के बाद कितना हो जाएगा? दैट मीन्स ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 110 अपॉन 100% हो जाएगा, इतना हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आप समझ रहे हैं, क्योंकि 1 साल के बाद ये वैल्यू बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी? 10% बढ़ गया। 10% बढ़ने का मतलब मीनिंग ये होता है कि आपका जो अमाउंट दिया गया है वो 100 रुपए का 110 हो जाएगा, 100 से क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो हमने यही वैल्यू आपको निकाला है कि इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 10% के हिसाब से बढ़ेगा, तो इस रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ की बात ये क्या करेगा? एक्स रुपीज डिपॉजिट कर देगा और जब ये भी वैल्यू आपको 10% बढ़ेगा, दैट मीन्स 110 अपॉन 100 होगा, तो ये वैल्यू आपको एक्स मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। अब इस पूरे को कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा? 8400 इंटू 11/10 माइनस एक्स, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा हमारे पास? इंटू 11/10 इक्वल्स एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको भी ब्रैकेट को तोड़ दें तो हम लिख पाएंगे 8400 इंटू 11/10 इंटू 11/10 और माइनस एक्स इंटू 11/10 इक्वल्स आपका क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। क्या मिल जाएगा हमारे पास? एक्स मिल जाएगा। अब देखिए इससे हम अगर डिवाइड ये करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा। अब ये वैल्यू 84 इंटू 11 हो गया, बट अगर इसको हम इस साइड में ट्रांसपोज कर दें तो ये वैल्यू x प्लस 11x अपॉन 10 आ जाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ से हम सॉल्व कर पाएंगे, इसको सॉल्विंग करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। ये वैल्यू हम ऐसा कुछ लिख पाएंगे, दैट मीन्स 84 इंटू 11 इक्वल्स हम लिख पाएंगे अपॉन में 10 हो जाएगा और यहाँ पे आपको 11 तो था ही और आगे आ जाएगा 10, दैट मीन्स आपको 21x हो गया। क्लियर है? ये हमारे पास मिल गया। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, x की वैल्यू हो जाएगा 84 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 21 से डिवाइड करेंगे, ये 4 टाइम्स जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 4840। क्या बन जाएगा? 11 इंटू 11 121 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 484 हो जाएगा और 10 से भी मल्टीप्लाई करना है तो आपको 0 आगे आ जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन यहाँ से मिल रहा है, ये वैल्यू कितना हो गया? 8440। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत लेंथी हो गया है, ये बहुत लेंथी हो गया। ऐसे कैलकुलेशन को हम कैसे सॉल्व करें, ये हमें सोचना होता है, ये हमें सोचना होता है। तो आइए चलिए इसका मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। थोड़ा छोटा कैलकुलेशन हो जाएगा और वो चीज आपको 100% समझ में आएगी। क्लियर हो गया दोस्तों? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक पेज और ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए।
हमारे पास जो प्रिंसिपल था वो था 8400 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास 10 है, 10% है और 2 इंस्टॉलमेंट होने हैं। कितने इंस्टॉलमेंट बनते हैं? 2 इंस्टॉलमेंट्स आपके बनने हैं, इंस्टॉलमेंट्स आपके बनने हैं। ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पे क्या है? जो आपने उधार लिया है, जो मनी आपने लेंड किया है, वो क्या है? 2 साल में चुकाना है, 2 साल में चुकाना है। तो ये वैल्यू जो है 2 साल में कितना हो जाएगा ये आपको देखना है। पहले कितना बढ़ेगी ये? पहले साल आपको 10% बढ़ेगी, फिर अगले साल भी 10% तो मूलधन पे बढ़ेगी और 10 का 10% तो आप निकालेंगे 1 आएगा प्लस 1 हो गया। टोटल इतना बढ़ जाएगा, कंपाउंड इफेक्ट लगा दिया। 2 साल में इस पे इंटरेस्ट कितना आएगा? दैट मीन्स 21% इंटरेस्ट हो गया। तो दैट मीन्स ये वैल्यू जो है आपको प्रिंसिपल 2 साल में 21% बढ़ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितना हो गया 2 साल में? 121 बटे 100 हम कर देंगे। ये वैल्यू हमारे सामने आ गई। इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए रखे हैं। लेकिन जो आपको इंस्टॉलमेंट दिए हैं, ये 2 इंस्टॉलमेंट देंगे। ये अपने आप में क्या रहेगा? लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट आपको 100% ही रह जाएगा, लेकिन इस पे भी 1 साल का ब्याज लग जाएगा, 1 साल का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो ये अपने आप में कितना है? 100% है इसका। इसका भी कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। अगर दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगा? 210%। किसका? एक सिंगल इंस्टॉलमेंट का 210% हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख पाएंगे 8400, इसका हमने 121% कर दिया और ये सिंगल इंस्टॉलमेंट के कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा? सिंगल इंस्टॉलमेंट के कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा? दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम इस x की जगह पे स्मॉल x रख दें तो चीजें क्लियर रहेंगी। x इंटू 210% की हमें वैल्यू आ जाएगा। तो अब क्या कर पाएंगे? 100 से 100 हमारा कट गया और क्या बचा हमारे पास? x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू हो जाएगा 8400 इंटू 121 डिवाइडेड बाई 210 और 210 से ये 4 टाइम्स जाएगा और सॉरी 40 टाइम्स जाएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर 8440 आ जाएगा। यही कैलकुलेशन हमने किया था। तो ये छोटी सी बात है, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर है? इस तरीके से निकालेंगे। और ये कैसे हम कर पाएंगे? एक साधारण सिंपल है। 100% यहाँ पे हमने लिखा, 1 साल का ब्याज इस पे लगेगा तो ये वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। इसमें भी 10% लगा दोगे तो ये वैल्यू 121 हो जाएगा। तो ये किसके साथ में हमने इन दोनों को ऐड कर लेना है। इन दोनों को ऐड करना है तो कितना हो गया? 210। तो अब हमें सिंगल सॉल्विंग हमारे पास क्या हो गया? 8400 को हम 121 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 210 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो मिलेगा 4840 आ जाएगा। तो आपको ये इतना छुटकू सा ये सॉल्विंग हो रहा है। यहाँ पर डिटेलिंग कराने के बाद मैंने जब इस तरह से बात बोल रहे हैं तो ये चीज़ आप कैलकुलेट कर पाएंगे और आसानी के साथ आंसर अपना निकाल सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? डिफरेंस the difference between the simple and the compound interest on a certain sum of money at 4% per annum in 2 years is 10 rupees. What is the sum? What is the sum? यहाँ पे जो टाइम दिया गया है, टाइम टाइम आपको दिया गया है 2 इयर्स दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास 4% है। कितना? 4%। तो यहाँ पे देखिए जब 4% है, यहाँ पे दो चीज हो रहा है। सी आई और एस आई का डिफरेंस ये गिवन है। ये गिवन है, ये कितना है? ₹10 है। ये वैल्यू कितना हमारे पास? 10 है। क्लियर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही हम लोग काम कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 4% एक बार लिख लीजिए आप और अगेन 4% आप लिखेंगे। इसको लीनियर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 8%। क्या बन गया? 8%। ये आपको एसआई बन गया, यानी 2 साल में एसआई कितना हो जाएगा? सिंगल एसआई के रूप में लिखा जाए तो आपको 10%, टोटल आपको इंटरेस्ट कितना देना है? 10% देना। बट जब यही कंपाउंड लगेगा तो हमारे पास इस तरह से इसका कंबाइंड इफेक्ट निकालेंगे तो 4 + 4 भी होगा, प्लस 4 का 4% भी आ जाएगा। तो अपान में क्या हो गया? 100 हो गया। क्लियर हो गया? ये वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा? 8.4
0.16% हो गया। अब यहाँ पे परसेंट एज ए परसेंट के रूप में देखेंगे कि परसेंट में क्या हो गया, मूलधन का हमारे पास दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट का 8.16% आपको सीआई बनेगा और 8% आपको एसआई बनेगा। एसआई यहाँ पे है, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस देख पा रहे हैं। आज ये परसेंट मैं लिख पा रहा हूँ, सीआई माइनस एसआई एज ए परसेंट, तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट का 1.6%, 1.6% हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट का क्या हो जाएगा, 0.16% आ जाएगा। तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। दैट मीन्स जो यहाँ पे प्रिंसिपल आपको आना है वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो दैट मीन्स आपको 10 अपॉन में क्या करना है, 0.16 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपको सॉल्व कर लेना है। इस सॉल्विंग से आपको क्या मिल जाएगा, 10 इंटू 100 तो हो गया, लेकिन इस पॉइंट को हटाने के लिए अगेन हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पॉइंट आपका हट जाएगा, केवल 16 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है दोस्तों, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आसानी के साथ आ जाएगा। जैसे इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 टाइम्स जाएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे 25 टाइम्स जाएगा। अब आपका कैलकुलेशन हो गया 10 इंटू 25 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर इसका आएगा 6250 हो जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, 625 होता है, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपको 6250 हो जाएगा। और आपका ऑप्शन सी राइट है, सी राइट है। क्लियर है, ये कैलकुलेशन आपके सामने होना चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं लगता है और इससे आप आसानी के साथ कैलकुलेशन कर पाते हैं और आपका आंसर आ जाता है। आई होप ये पूरी डिटेलिंग आपको समझ में आ गई होगी। मैं विश्वास करता हूँ पूरा कि ये चीज़ आपकी समझ में आ चुकी है। तो प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually and a simple interest on the sum money deposited for 2 years at 5% per annum is this। अभी यही क्वेश्चन हम लोग किए हैं, सिंपल सी बात है, व्हाट इज द सम ऑफ मनी। तो अगर आप पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधे जो हमारा प्रिंसिपल होगा 15 इंटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, अपॉन में क्या होगा, 5 का 5%, क्या आ जाएगा, 5 का 5%। 5 का 5% कितना हो जाएगा, 5 का 5% 0.25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दें, 15 इंटू 100 इंटू 100 कर देंगे और डिवाइड में 25 कर देंगे। आप यूँ सिंपली कर सकते हैं, 5 इंटू 5 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, आपको 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने 15 इंटू 6 60 हो गया और 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2 जीरो और आ जाएगा। दैट मीन्स आपको प्रिंसिपल कितना हो गया, 6000 हो गया। और आप देख पा रहे हैं आपका ऑप्शन जो है ये वाला राइट है, ये ऑप्शन राइट है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर हो गया, तो इस मेथड से हमें सॉल्व करना होता है, आसानी के साथ आपके पास ये आंसर आ चुका। अगला क्वेश्चन 36, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में गिवन है, अ पर्सन बोरोड रुपीज 5000 एट 5% rate of interest per annum and immediately lent it at 5.5% after 2 years. He collected the amount and settled his loan. What is the amount gained by him in this transaction? In this transaction. तो दोस्तों, इसको कितने का प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये सेटल डाउन की बात करता है, कितने का प्रॉफिट होगा। तो आप ये देख लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस डिफरेंस ऑफ रेट्स, ये हमें देखना है, रेट्स तो कितना हो गया, 5.5 माइनस 5 दैट इज 0.5%। तो यही तो डिफरेंस लाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस एज ए मनी गेन, यहाँ पे क्या है, 0.5 पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे गेन होगा। गेन की बात करें तो हमें क्या निकालना है, 0.5% ऑफ योर प्रिंसिपल, क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। तो हमें ये देखना प्रिंसिपल की बात किया गया, तो 0.5 अपॉन 100 इंटू 5000, 5000, तो 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो गया और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 25.0 आ जाएगा।
25.0 आ गया और आपका ये ऑप्शन आपका राइट है। ये ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। सिंपली इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। इस सॉल्विंग में कोई दम नहीं था। आपने देखा सीधे ये आंसर आ रहा है। कैसे? डिफरेंस इसका लेंगे पहले। रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमने डिफरेंस लिया और उस उतना परसेंट प्रिंसिपल का निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। आसानी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37 में? A merchant commences with a certain capital and gains annually at the rate of 25%. At the end of 3 years, he has 10,000. What is the original amount that the merchant invested? That the merchant invested. तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है ये आप देख लें। सीधी सी बात किया गया कि यहाँ पे आपको अमाउंट दिया गया है। कितना दिया गया? अमाउंट दिया गया है। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि ये कंपाउंड ले रहा है या ये सिंपल इंटरेस्ट ले रहा है, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं गया है। ये लिखा गया अ मर्चेंट कमेंस विथ अनसर्टेन कैपिटल एंड गेन्स एनुअली एट द रेट ऑफ 25%. At the end of 3 years, he has 10,000. What is the original amount at the merchant invested? अगर हम ये बात किस पे बात करें? एसआई पे बात करते हैं। तो एसआई आपको कितना दिया गया है? 25%। कितना दिया गया है? 25%। तो 3 ईयर्स का कितना हो जाएगा? टोटल आपको 3 ईयर्स में 25 बन जाएगा। दैट मीन्स हमेशा प्रिंसिपल क्या होता है? 100% होता है। सिंगल लाइन में कैलकुलेशन करना चाहें तो पी की जो वैल्यू बनने वाली है वो 10,000 यहाँ पे हो गया। अपान में कितना हो जाएगा? 100% तो आपका प्रिंसिपल होता ही होता है और 75% 3 साल में 25% के हिसाब से 75% आपको इंटरेस्ट हो गया। तो आपको यहाँ पे 175 मल्टीप्लाई बाई 100 ये कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं यही कैलकुलेशन है या कुछ और हमें करना है। तो क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो हमें समझना चाहिए, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 25 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे जाएगा आपको 4 टाइम्स जाएगा। दैट मीन्स आपको 40,000 हो गया, पूरा 40,000 हो गया। ठीक है, सॉरी 40,000 हो गया और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जे 35, फिर आपको 50 हो गया। 7 7 जे 49, 1 बच गया। तो यहाँ पे आपको 1 और 3 टाइम्स जाएगा तो 4, ऐसा कुछ आपको वैल्यू आना चाहिए था। 4714 5 सॉरी 5714 ये आपको वैल्यू आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू आपको नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं नज़र आ रहा है? क्योंकि ये केस आपको एसआई करना है। एसआई का नहीं है, ये किसका है? सीआई का है। किसका है? क्वेश्चन ये सीआई का है। तो आपको सीआई पे कैलकुलेशन करेंगे तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको कैलकुलेशन वाली बात थी जिसको आपको सॉल्व करना था। जिसको आपको सॉल्व करना था। तो दोस्तों ऐसी ही गलतियाँ होती हैं आपसे कि आप एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है? अ मर्चेंट कमिंस विथ अ सर्टेन कैपिटल एंड गेन्स एनुअली। क्या लिखा गया? गेन्स एनुअली। इस बात पे फोकस आपको करना पड़ेगा। दैट मीन्स हर साल मूलधन में ब्याज ऐड कर दिया जाता है। दैट मीन्स इंटरेस्ट इज एडेड इन प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट इज एडेड एवरी ईयर इन प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपको यहाँ से एसआई का क्वेश्चन नहीं था, इसका है ये क्वेश्चन सीआई का है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे आप सभी जानते हैं। तो ये वैल्यू जो आपको निकलना था ये किससे निकलना था? आप जानते हैं अमाउंट इक्वल्स क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 और इस पे पावर आपको टी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? पावर टी लग जाएगा। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत आसानी के साथ इस फॉर्मूले से भी जाके कर सकते हैं, बट हम फॉर्मूले से न करके कुछ और तरीके से करेंगे जिससे हमारा आंसर बहुत आसानी के साथ आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 25% है। तो इसको हमने क्या कर दिया और एज ए फ्रैक्शन कन्वर्ट कर दिया। कितना हो गया? 1/4। हर साल आपको ब्याज क्या मिलेगा? 1/4। अगर आपने 4 रुपये ही इन्वेस्ट किया है तो 1 रुपये आपको ब्याज मिल जाएगा। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/4। कितना हो जाएगा? 5/4। दैट मीन्स ये अमाउंट हमेशा आपको 5/4 हो जा रहा है। हर साल 5/4 हो जा रहा है। 1/4 तो आपको इंटरेस्ट है और ये हमेशा क्या होगा? एक हमेशा आपका मूलधन होगा। तो 1 + 1/4 कितना हो गया? 5/4 हो गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं
कि हमारा जो अमाउंट है ये क्या बन जाएगा हर साल, P इंटू 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा हो गया। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन आप जानते हैं, P का कैलकुलेशन क्या होगा? ए में 4 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसको 5 इंटू 5 इंटू 5 से डिवाइड कर दो। दैट मीन्स हम P को यहाँ पे ऐसा है अपने डेटा में, A की वैल्यू कितना है 10,000 है और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसे? 4 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे 3 बार और फिर हम किससे डिवाइड कर देंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5 से हम डिवाइड कर देंगे। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर है? यहाँ से आप निकाल सकते हैं और ये वैल्यू आपको शानदार तरीके से आंसर आपको दे देगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी सॉल्विंग बहुत अच्छी बनेगी और आंसर निकल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आसानी के साथ आपको कैलकुलेट कर पाएँगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ से जब कैलकुलेशन आप करेंगे, देखिए 25 से काटेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 से काटेंगे 4 हो गया और ये डबल जीरो इसके सामने आ जाएगा। 5 से और डिवाइड करना है तो कितना हो गया, 80 हो गया। दैट मीन्स ये वैल्यू आपको 80 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, अब जानते हैं आपको वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 64 और 8 से मल्टीप्लाई करोगे 512 आ जाएगा और उसके आगे जीरो लग जाएगा और आप देख पा रहे हैं आपका आंसर ये वाला अब राइट मिल रहा है। तो पहले जो यहाँ पे सिंपल नहीं कैलकुलेशन नहीं होगा, सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं है बेस्ड क्वेश्चन, ये किस पे है, कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड पे क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये केस है तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगाना है। ये फॉर्मूला भी लगाएंगे तब भी आपको इसी फॉर्म में आना है और ऐसे भी सॉल्व करेंगे तभी इसी फॉर्मूले पे आना है। आपको कैसे सॉल्व करना है वो आप देख लीजिएगा, फॉर्मूला लगा करना चाहते हैं या फिर इस मेथड से करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। मेन यहाँ पर है कि हम 1+r/100 को कैसे लिख पाए। टी तो हम क्या नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार वो मल्टीप्लाई होगा वो चीज़ है। तो हम यहाँ से ये चीज़ लिखना सीख लिए हैं। 1+r/100 को हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 5/4 लिख पाएंगे दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, 100% आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं 38, क्वेश्चन नंबर 38। इस क्वेश्चन को देखें क्या दिया गया है। द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेज बाई ₹64 if the annual rate of interest decreases from 4% to 3.75%. What is his ओरिजिनल एनुअल इनकम? तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस है, अगर आप देख पा रहे हैं 4 माइनस 3.75, दैट मीन्स क्या बचा 0.25% और उसी अमाउंट क्या दिया गया दिस। तो हमें हमेशा देखो डिफरेंस 4% माइनस 3.75% ये हमारे पास है। तो यहाँ से हमें जो डिफरेंस मिल रहा है दिस डिफरेंस मिलेगा और यहाँ पे जो हमें यहाँ पे जो लॉस हो रहा है, वैल्यू जो लॉस हो रहा है रुपीज कितना है 64। 64 किसी भी अमाउंट का 0.25% 64 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होगा, दैट मीन्स पी इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारे पास 64 को हम डिवाइड करेंगे 0.25 से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करके लिख पाऊंगा तो क्या लिख पाऊंगा, देखिए यहाँ पे 64 हो गया और यहाँ पे 100 हो गया। अब यहाँ पे इसका पॉइंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 हो गया। ऊपर में भी हमें एक बार और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं इससे अगर हम इसको डिवाइड करें तो 4 आएगा। 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपके पास 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 256 और डबल जीरो से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर ये आ चुका है 25600। तो यहाँ पे देखते हैं 25600 कहाँ पे है, ये ऑप्शन आपका सी राइट है। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से सोचना है, इसी तरीके से सोचना है और आपका आंसर निकल जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, तो क्वेश्चन नंबर 39 पे क्या दिया गया है, what is the principal amount which earns rupees 210 as compound interest for the second year, for the second year at 5% per annum, 5% per annum। तो ये वैल्यू आपको सॉल्व करना है। What is the principal amount which earns rupees 210 as compound interest for the second year, for the second year, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड ईयर में कितना ब्याज लगेगा इसकी हम कैलकुलेशन कर लें।
तो 5% पर एनम दिया गया है, सेकंड ईयर का जो ब्याज होगा वो क्या होगा? ये आपको क्वेश्चन हमेशा परेशान करता है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालेंगे? क्लियर है? तो आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आप? 210, ठीक है? ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है फॉर सेकंड ईयर, ठीक है? फॉर द सेकंड ईयर साफ-साफ लिखा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दिया गया है वो कितना है? 5% है। पहले साल पे फर्स्ट ईयर पे और सेकंड ईयर पे अगर ब्याज में आपको देखा जाए, पहले साल तो ब्याज आपको कितना मिलेगा? 5% ही मिलेगा। लेकिन सेकंड ईयर में क्या मिलेगा? 5% तो मिलेगा ही, बट पहले साल का जो ब्याज है उस पे भी ब्याज मिलता है। दैट मीन्स 5% का 5% आ जाएगा। 5 अपॉन 5, 5 इंटू 5 अपॉन 100% ये भी ऐड हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास जो आपको ब्याज आएगा 5.25% हो जाएगा, इफेक्टिव ये हो जाएगा। सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट हुआ ये वैल्यू हमारे पास आ चुका है। इससे हमें चीज़ों को सॉल्व कर लेनी है। तो सेकंड ईयर का ब्याज तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स किसी भी अमाउंट का 5.25% वैल्यू क्या है? 210 है, तो उसका 100% निकालना है। दैट मीन्स उसका 100% निकालना है। तो हमारे पास जो P आएगा, P की कैलकुलेशन ऐसा कुछ बनने वाला है, 210 को हम डिवाइड करेंगे 5.25% से और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर पाएँगे? 100% से मल्टीप्लाई कर पाएँगे। तो अगर इसको देखें, इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वैल्यू हमारी कहीं न कहीं बराबर आ जाएगा। 210 इंटू 100 इंटू 4 कर दिया, तो नीचे में भी हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो गया। 21 से कैंसल आउट करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 ट्रिपल जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4000, दैट मीन्स 4000 हो गया। तो आपने देखा कैलकुलेशन आपका आ गया, कितनी आसानी के साथ आ गया। बट चीज़ों को एग्जामिनेशन में पहचानना होता है। क्या है? पहचानना होता है। जो स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं, गलती करते हैं, वो क्या निकाल देते हैं? दैट मीन्स यहाँ पे वो कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 2 साल का ब्याज दिया गया है। 2 साल का ब्याज नहीं दिया गया, केवल सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिला है, उसकी बात किया है और आपके पास आंसर वैल्यू आपका राइट है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। तो आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे कि कैसे कैलकुलेशन हम लोग करते हैं और आपके सामने ये कैलकुलेशन करके आंसर कैसे निकाला गया है, वो सब कुछ आपने देख लिया है और इसी तरीके से आपको सोचना होगा एग्जामिनेशन में और इसे सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 पे क्या दिया गया है? पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। Two equal amounts were borrowed at 5% and 4% simple interest. The total interest after 4 years amounted to rupees 405. What was the total amount borrowed? Total amount borrowed. तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट बोरो करने की बात किया गया है और 4 साल के लिए। हमें ये पता है कि 2 तरह से यहाँ पे लिया गया है, एक पी अमाउंट था और एक क्यू अमाउंट था। इस पे 5% का ब्याज है और इस पे 4% का ब्याज है, ये हमारे पास है। लेकिन जो टाइम दिया गया है टाइम, टाइम हमारे पास क्या है? 4 ईयर है, 4 ईयर में। तो टोटल जो ब्याज 4 ईयर में मिलेगा, यहाँ से 16% मिलेगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा? 20% मिल क्या मिल जाएगा? 20% मिल जाएगा। ये आपको समझना चाहिए, ये वैल्यू आपको समझना चाहिए। तो वैल्यू कितना बढ़ जाएगा, ये हमें देखना है। 2 और यहाँ पे साथ में क्या दिया गया है? 2 इक्वल अमाउंट दिया गया है। क्या दिया गया है? 2 इक्वल अमाउंट्स की बात किया गया है। यहाँ पे इक्वल अमाउंट्स हो गया, तो हम ये सोच पा रहे होंगे P इक्वल्स Q है, P इक्वल्स Q है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया हमारे पास? 36 हो गया। कितना हो गया? 36%। और सिंपल हम P पे सोच लें, P का 36% हमें गिवन है। कितना है? P का 36% हमारे पास क्या है? 405 है। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे P प्लस Q की बात था, तो Q भी ऐड कर लेंगे। तो इसको हम सोच क्या सकते हैं? 2P की वैल्यू कितना है? 2P की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। 2P की वैल्यू दिया गया है, कितना है? 405। कितना परसेंट है उसका? 36%। तो हम यहाँ से अगर हम निकालें P की वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 405 को 36 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या हो गया? 2P की वैल्यू आ गया। वैल्यू आ गया, 2P की वैल्यू आ गया। बट हमें 2P की वैल्यू, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट बोरोड, तो 2P की वैल्यू निकालना है। इसको सॉल्व कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे हम डिवाइड करें 9 से, तो 4 टाइम्स जाएगा और यहाँ से 9 से डिवाइड करेंगे
9 3 जो है, सॉरी 9 4 जो है 4 टाइम जाएगा 36 और बचेगा 4, तो यहाँ पे 5 टाइम्स चला चला जाएगा। और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। दैट मीन्स हमारी जो मनी थी 45 इंटू 25 है। क्लियर है? इसको आप कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। 40 इंटू 25 आपको क्या मिल जाएगा? 1000 और 5 इंटू 25 125। दैट मीन्स आपका अमाउंट जो आ जाएगा 1125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1125 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपने देखा कि आपका आंसर आ चुका है और ये सी वाला वैल्यू आपका ऑप्शन राइट है। इसको टिक कर सकते हैं आप। तो कैलकुलेशन इस तरीके से आपको सोचना है एग्जामिनेशन में। केवल और केवल जो मैं यहाँ पे मेथड आपको बता रहा हूँ, कैसे एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन किया जाता है, वो मेथड है। न कि हम इसको डिटेलिंग कैसे करते हैं, वो मेथड नहीं है। ये सब तो हम मेंटली सोच लेते हैं, कुछ भी नहीं होता है। इक्वल दिया गया है, तो कितना हो गया? हम डायरेक्ट ये करते हैं, 5 प्लस 4 को ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया? 9। 9 का 9 इंटू 4 कितना हो गया? 36। तो उसका अमाउंट का हमें 36% दिया गया है, 100% निकालना है। डायरेक्ट हम इस वैल्यू को लिखते हैं, इतना ही हम सॉल्विंग करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। इसको हमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको डिटेलिंग देने के लिए, समझाने के लिए कैसे सोचा जाता है, तो इतना डिटेल्स में जा रहे हैं, अदरवाइज़ आपका आंसर तो यूँ निकल जाता है, देखते ही निकल जाता है। ऐसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है। हार्डली 5 टू 10 सेकंड्स आपको लगते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्वेश्चन को रीड करने के बाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया गया है? What is the least number of complete years in which a sum of money put out at 40% annual compound interest will be more than trebled? Will be more than trebled, यानी 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ट्रिपल्ड मीन्स क्या हो गया? 3 गुना हो जाएगा। कितने साल में होगा? तो हमें एक ही चीज़ समझ में आना चाहिए, 3 गुने की बात किया गया है, तो 3 गुना हो जाने तो कोई बात नहीं है। हम ये जानते हैं, ये हम जानते हैं कि ये फ़ॉर्मूला हमारे पास होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 प्लस आर बाई 100, और इस पे हमें टी लगता है, टी लगता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है, ये सिंपली ये दिया गया है बेटा, ये वैल्यू दिया गया 1 प्लस आर बाई 100 और इस पे पावर टी है, और इसकी वैल्यू दिया गया है, ये वैल्यू क्या बोला गया? मोर देन 3। ये वैल्यू क्या है? मोर देन 3 है। 3 से अधिक होना चाहिए, इसकी वैल्यू 3 से अधिक हो गया। दैट मीन्स हम यूँ लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है 3 से अधिक है। किसकी वैल्यू 3 से अधिक है? 1 प्लस आर बाई 100, इस पे पावर टी है, इसका वैल्यू जो है मोर देन 3 है। ये हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं 40% है, तो 1 प्लस 40 अपॉन 100, इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे टी निकलेगा। तो हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं बेटा, ये 1.4 कितना है? 1.4 पे पावर टी है, इसकी वैल्यू हमें क्या होना चाहिए? 3 से ग्रेटर होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? 3 से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अगर आप जानते हैं यहाँ पे 14 का क्यूब जानते हैं, 14 का स्क्वायर आपको पता होता है, तो आप देखेंगे 14 का क्यूब आपके पास ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ आता है। पावर 3 पे क्या हो गया? अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 गुना नहीं हुआ क्योंकि 0.4 लगा है, तो यहाँ पे ऐसा वैल्यू आ जाएगा, 3 से कम है। दैट मीन्स आप जानते हैं इसमें एक बार और 14 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दैट मीन्स 1.4 की वैल्यू सोचते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 1.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 14 4 जो कितना होता है? 56 का 6 हो गया, फिर 14 4 जो 56 और 5, 46 और 56 और 5 61 हो गया, 4 7 जो है 84, 84 और 6 90 हो गया, 0 आ जाएगा। फिर आपको क्या हो गया? 14 2 जो है 14 2 जो 28 और 9, दैट मीन्स यहाँ आप वैल्यू, ठीक है, 48 और 9 36 आ रहा है, तो ये वैल्यू आपको बढ़ गया, और यहाँ पे टी की वैल्यू क्या हो गया? टी की वैल्यू आप बोलेंगे 4 हो गया। 3 पे तो नहीं हो रहा है, 3 से अधिक नहीं हो रहा है, या 3 के इक्वल भी नहीं हुआ है। अब पावर 4 किए हैं, तो ये वैल्यू आपको 4, ये क्या हो गया? 3 से ग्रेटर हो गया। जब 3 से ग्रेटर हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और इस तरीके से आप आंसर 4 चूज़ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें सोचना होता है, कुछ भी नहीं करना हमें। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है। अगर हम ये सोच पाते 40%, 40% है, तो अब यहाँ पे आप 40% को क्या लिख पाते? ये देखिए, 40% को जब सॉल्व करेंगे आप एज ए फ्रैक्शन, तो 40 अपॉन आप 100 लिख पाएंगे, और इसको आप कर पाएंगे 4 अपॉन 10। क्या कर पाएंगे? 4 अपॉन 10।
और अब इसी पे पावर लगना है, लेकिन ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो जब बढ़ता है तो क्या लिख पाएंगे, 14/10। ये तो हर साल बढ़ जाएगा ना, ठीक है, इतना वैल्यू बढ़ रहा है, कोई भी वैल्यू 10 है, 10 का 4/10% बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, 10 + 4 क्या हो गया, 14, 14/10 हो जाएगा, एक साल में होगा, क्या होगा, एक साल में। और इसको आप लिख सकते हैं 1.4, क्या लिख सकते हैं, 1.4। और इसी पे आपको पावर टी लगाना था और टी की वैल्यू कैलकुलेट करना था, टी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, जबकि ये वैल्यू दिया गया है 3 से ग्रेटर होना चाहिए। कौन से पावर पे इसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और यहाँ से आंसर आप 4 कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को क्यूब तक याद है, 14 का क्यूब याद है, तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकता है, बहुत आसान हो जाता है उसको कैलकुलेशन सॉल्व करना। अदरवाइज अगर नहीं याद है तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा और वो प्रॉब्लम में फंसेगा। तो इसलिए हम आपको यहाँ ये सजेशन देंगे कि आप एटलीस्ट 30 तक के नंबर का स्क्वायर और क्यूब याद रखें, वो हमेशा आपको यूज आता है जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जहाँ पे आपको कंपटीशन में बैठना है। जब भी आपको कंपटीशन में बैठना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, और इसी आपको पहले से लर्न होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में। अ पर्सन डिवाइडेड अ सम ऑफ रुपीज 17,200 into 3 parts and invested at 5%, 6% and 9% per annum simple interest. At the end of 2 years, he got the same interest on the each of each part of the money. What is the what is the money invested at 9%? At 9%, यहाँ पे क्या दिया गया है, इनके इंटरेस्ट इक्वल है। तो आप देखिए P1 दिया गया है, P2 दिया गया है और P3 दिया गया है, ये वैल्यू हमारे पास दिए गए हैं। अब क्या किया गया है, सॉरी, 17,200 को इतने पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन इस वाले पे जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 5% है, और इस पे क्या है, 6% है, और इस पे कितना है, 9% है। क्या है, 9%। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये 2 ईयर्स के लिए है, कितने ईयर्स के लिए है, 2 ईयर्स के लिए है। तो अब यहाँ पे 2 ईयर्स को भी कर दिया जाए तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स को भी डाल दें, 10% हो गया, और यहाँ पे 12% हो गया, और यहाँ पे 18% हो गया, ये हमारे पास है। तो यूं बोला गया, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, 10% ऑफ P1 इक्वल्स 12% ऑफ P2 इक्वल्स 12% ऑफ P2 इक्वल्स 18% ऑफ P3। क्लियर है, ये वैल्यू हमारे पास बराबर है जी, ये बराबर है। तो यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड किया जाए तो क्या मिलेगा हमें, 5% ऑफ P1 इक्वल 6% ऑफ P2 इक्वल्स 9% ऑफ P3। ये हमारे पास है, क्लियर है, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे हमें एक ही इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, P1:P2:P3। अगर आप ये सोच पा रहे हैं, P1: P2 और P3 की रेशियो, ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर पाए तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5, 6 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। किसका, 5, 6 और 9 का आपको एलसीएम लेना है। क्लियर है, तो हम जरा इसको एक पेज ले लेते हैं, सॉल्विंग करने के लिए एक पेज ले लेते हैं, आपको सिखा देते हैं। तो हमारे पास क्या था, 5% ऑफ P1 था, इक्वल 6% ऑफ P2 है, इक्वल्स 9% ऑफ P3 है। यहाँ पे ऑफ लग गया। हमें क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेना है किसका, 5, 6 और 9 का एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे, ये 5 का 5 रहेगा, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। और यहाँ पे हम कुछ नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं तीनों नंबर क्या है हमारे पास, तीनों नंबर हमारे पास प्राइम नंबर है, अभाज्य नंबर है। दैट मीन्स हमें एलसीएम जो मिल रहा है किसका, किसका मिल रहा है, 5, 6 और 9 का। ये एलसीएम जो मिलेगा 5 इंटू
3 और यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा, ये हमें मिल रहा है। दैट मीन्स अब यहाँ पे इसका एलसीएम की बात की है तो हमारे पास एलसीएम 5 × 3 × 2 हो गया। तो अब इस वैल्यू को पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 3 × 3 × 9, दैट मीन्स 18 हो गया। और जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कट के हमारे पास 3 और 2 कट जाएगा, 15 बचेगा। जब 9 से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा और ये 10 आ जाएगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं P1:P2 की जो वैल्यू P3 की आ रही है रेशियो, ये कितना हो गया, 18:15:10 हो गया। इस रेशियो में हमारा ये कन्वर्ट हो चुका है। और इसमें हमारे पास क्या था वैल्यू, P1 + P2 + P3 की जो वैल्यू दिया गया है 17,200 दिया गया है। और यहाँ से हमें इसकी वैल्यू पूछा गया है, P3 की वैल्यू पूछा गया है। P3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपको पूछा गया था। तो यहाँ से दोस्तों हम इसको सम कर लें, इसका सम कितना हो जाएगा, ये देखिए सम। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अगर आप 10 और 15 को ऐड करेंगे 25 और यहाँ पे 18 है, 18 में 2 ऐड कर दो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 25 + 20 कितना हो गया, आप बोलेंगे सर ये 45 हो जाएगा, लेकिन हमने 2 एक्सीड किया था, दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, 43। इसका सम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 43। और आप देख पा रहे हैं P3 का एवरी 43 रुपीज में इसके पास क्या वैल्यू है, 10 रुपीज आता है। तो P3 की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, P3 की वैल्यू निकालना है तो 17,200 को 43 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको P3 की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व क्या करना है, 70,200 को 43 से डिवाइड करना है तो आपको आंसर यही आएगा। तो आपने देखा कि हम कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, डिवाइड ही करना है। तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 172 को 43 से डिवाइड कर दें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। 4 3 जा 12 हो गया और 4 4 जा 16 और 17 हो गया, ये तो कट गया और यहाँ डबल जीरो बढ़े हैं तो डबल जीरो हम बढ़ा देंगे। कार्ड में सीधे इसको आप डिवाइड करके 400 कर सकते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा, 400 × 10, 4000 कितना हो गया, 4000 कितना आ गया, 4000 आ गया। तो ये कैलकुलेशन था, थोड़ा सा लेंदी था, जिस बच्चे को समझ में आता सीधे हम 569 का एलसीएम लेते और उसके बाद ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे आ जाते। तो चीज़ों को समझना सीखिए, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू आपके सामने आ चुका है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अपने क्वेश्चन पे ये कैलकुलेशन हम मैं यहाँ तक लिख दिया हूँ, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ इतना लिखा हूँ, इतना समझाने के लिए। अदरवाइज इसका काम तो हम यहीं से कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना बन गया था, आपको इसकी वैल्यू जो बन गई थी 5 × 3 × 3 × 2 हो गया। और यहाँ पे आपको 18 आ गया और यहाँ पे आपको 15 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया। और इसका ऐड करके हमने आपको यही बोला है कि इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे। जब कैलकुलेट किए हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्या आया था, 4000 आया था। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। तो ये सोचने का तरीका है, जब आप ऐसे सोच पाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन आप जल्दी से निकाल पाएंगे, ठीक है ना, जल्दी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस क्वेश्चन का दम था, पढ़ते हुए हमें समझ में आ जाना चाहिए था। तो क्वेश्चन की क्लियरिटी आई है, एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, ये लिखा गया, उसके बाद ये लिखा गया क्लियरिटी, ही गॉट द सेम इंटरेस्ट, ही गॉट द सेम, गॉट यहाँ पे है और द सेम इंटरेस्ट ऑन इच पार्ट ऑफ मनी, इच पार्ट ऑफ मनी। ये वैल्यू आपको कैलकुलेशन इजी बनाती है, ये वैल्यू आपको कैलकुलेशन इजी बनाती है। तो दैट मीन्स यहीं से हम अपना एलसीएम ले सकते थे, P1 P2 का रेशियो में कन्वर्ट कर देते, यहीं से आगे ये हमें करना ही नहीं था। बस ये बात समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन का इस तरीके से सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, बट यहाँ पे टेक्निकलिटी बढ़ा हुआ है। टेक्निक, जो टेक्निक इसका पकड़ लिया उसके लिए क्वेश्चन सिंपल है, अदरवाइज ये क्वेश्चन उतना ही टफ हो जाता है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को हम विराम देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्लियर है।
जय हिंद, जय भारत। हैव अ नाइस डे।